20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे, उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे। عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। आप समझिए बात को कि पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा लिया गया। आप लोग भी सतर्क हो जाइए। सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के तय कर लें। क्या मैं बोला तो सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे भाई प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। कि बिहार के अंदर उंगली नीचे रख कमीने। अरे आलोक शर्मा जी क्या है, प्लीज क्या है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट प्लीज। उतार दूंगा, तमीज में रहना। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों संसद में एसआईआर पे चर्चा चल रही है, उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी को चोर और गृह मंत्री को उनका पिट्ठू बोलने लगे। दोस्तों उसके बाद प्रेम शुक्ला जी वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने इन्हें बढ़िया से रेल दिया, जिसके लिए प्रेम शुक्ला जी जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। समझ गया मैं। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। चल बस सुनाएगा क्या? अब बात आती है कि चुनाव सुधार पर चर्चा। इनमें 3 सवाल लिए आपने। पहला सवाल लिया, आज तक के दर्शक देख रहे होंगे कि भाई क्या केवल खाना पूर्ति है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल जब सरकार फंस गई, जब 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, सत्र नहीं चला, उसके बाद इनको मजबूरी में इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ी। पहले एजेंडे में नहीं पाई साहिल जी, किसी भी एजेंडे में पहले ये चीज नहीं थी। मजबूरी में चुनाव सुधार पर चर्चा करवा रहे कुछ भी। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत इजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुत सारे डेमोज भी आए कि वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर ये कुछ भी करवा कुल सकते हैं। मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में
फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे, उससे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। शाबाश बेटा। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को, और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नल्ली सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नल्ली सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये कौन नहीं जानता है इस गतिविधि को? और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है संवैधानिक है। वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। संसद की कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया लाके दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए, न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वहां पर बैठते हैं तब सामने सरकार की तरफ से दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह या मंत्री जो होंगे, और यहां पर नेता विपक्ष होते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात की कोई तवज्जो ही नहीं रहती इस पूरे मामले में। क्यों ना इसमें सीईसी लाया जाए, क्यों ना इस पे सीजेआई की नियुक्ति की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। जी साहिल जी, इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे, और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई, तो इनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था भाई? आलोक, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय में जाइए, जिस तरीके से राजनारायण गए थे 1971 में और वहां से फैसला लेकर आए वो, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई थी। आज हालत ये है साहिल जोशी जी, कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हाई कोर्ट में एबीवीपी के लोग बैठा दिए गए। कोई सेंस है इस बात की? जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम वीएचपी का कार्यकर्ता
विश्व हिंदू परिषद का, अशोक सिंघल का करीबी सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार रहा हो, किस तरह का न्याय हो रहा होगा पूरा देश देख रहा है। किस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही होंगी। आज भी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि बुलडोजर से ही सारा न्याय हो रहा है, न्यायालय बंद कर देनी चाहिए। ये आप समझिए बात को कि पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा लिया गया है। आप लोग भी सतर्क हो जाइए। एनडीटीवी कैसे बिका था पूरा देश तो आपको जानता। क्या चाहिए? आप कहते हैं कि आप अदालत पर आपका भरोसा नहीं है, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग मैंने नहीं निष्पक्ष कहा कि नहीं है, अदालत पर भरोसा सारी नहीं। चीजें गलत तरीके से हो मैंने रही ये है, नहीं कहा। तो आखिरकार क्या करें? क्या होना चाहिए? एक विपक्षी पार्टी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें। क्या बोला तूने? सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री। वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र अब तो मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे भाई, मैं किसने किसी- कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? कहूंगा पिद्दियों चलिए, को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। वोट चोर कहना राहुल गांधी एक डिग्निटी रखते हैं। समझ आ गई देखिए, बात। ये डिबेट किसी और अब बात पर साहिल चल जी को रही भी समझ आ गई। है। एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। ये प्रेम शुक्ला जी शुक्ला प्लीज। बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को वापस कह रहा आता हूं, हूं मैं मुद्दे दोनों पे। को कह रहा हूं इस बात को। बकवास नहीं, करो, पहले नहीं तो रोका आपका आपने, बकवास पहले रोक करना देते तो आप जाते। जैसे बकवास इसीलिए- करना जानता हूं। लुक्खाई अरे वाला बकवास मत करो यार तुम। देखिए चुप रहो। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनने के लिए नहीं प्लीज आया हुआ है मैं। प्रेम प्लीज, शुक्ला प्लीज, जैसा प्लीज। बकवास करने वाला आदमी। व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। तमीज में रहे। चलिए सब लोग तमीज में रहेंगे, कोई किसी की तमीज का उल्लंघन नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, ऐसा लोगों को लगे, यह ज्यादा जरूरी है, उस पर बातचीत होना ज्यादा जरूरी है। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए। चलिए, देखिए, जब पंडित नेहरू को चोर कहा गया तब आपने नहीं रोका। मैं बोल रहा हूं ना कि किसी को भी इसलिए मुझे चोर, अभद्र शब्द पिट्ठू, इस्तेमाल इस करना तरीके पड़ा। के शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं होना इस तरह के चाहिए। शब्द चलिए, इस्तेमाल नहीं करता हूं। वापस अपने मुद्दे के ऊपर। अगर देखिए, आप मुद्दा ये है चोर साहिल कहते जी हैं, तो मैं कि नहीं बिहार के कहूंगा, अंदर उंगली नीचे रख कमीने। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा जी क्या है? प्लीज क्या है? प्लीज हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। उतार दूंगा, तमीज में रहना। बन काटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोल रहा था, और सोचो दोस्तों अगर उस डिबेट में प्रेम शुक्ला जी होते तो खेड़ा का क्या हाल होता। दोस्तों कमेंट्स करके बताना। खैर वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।